के लेकर चले, ये आपके लिए रहेगा उचित। आइए, कल की रिकवरी के बाद जैन साहब को भी थोड़ा जोश आता हुआ दिखाया, उनकी स्पेस के काफ़ी शेयर थोड़े से मजबूत होने की कोशिश करते हुए दिखे। आइए जानते हैं जैन साहब से आज कौन सा जेम स्टॉक उनके रडार पर है। बिल्कुल जैन साहब, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर आज का जेम स्टॉक। यस अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जोश कल तो आया था, आज थोड़ा जोश ठंडा है, बट फिर भी एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक लाया हूं जो कि हर बार टारगेट अचीव करता है और इस बार भी टारगेट ऐसा लगता है कि अचीव होगा क्योंकि रिजल्ट्स ही ऐसे दिए और जो स्पेस है वो गजब की है। एंड दैट इज एमपीएस लिमिटेड। बहुत ही छोटा सा नाम, एमपीएस, मैकमिलन पब्लिशिंग सर्विसेज जिसका नाम हुआ करता था और अब है एमपीएस लिमिटेड, छोटा नाम। और इस खराब मार्केट में भी ये स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। अगर आप चार्ट्स देखेंगे, जो मेरे टेक्निकल एनालिस्ट फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही दिग्गज सब बैठे हुए हैं, वो देखेंगे तो एक्चुअली में आश्चर्य लगता है कि ऐसा मार्केट में एक ऐसा स्टॉक कैसे आता है। बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस भी बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया बात यह है कि वैल्यूएशंस बहुत बढ़िया। पिछली बार जब मैंने दिया था तो मैंने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट देख के दिया था। इस बार मैं सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट देख के, इस बार मैं थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट देख के दे रहा हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन। इनफैक्ट दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं तो 41 करोड़ के पैट के सामने 55 करोड़ का पैट, पहली बार 50 करोड़ के ऊपर ये कंपनी कमाई है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट दी है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली टॉप लाइन दी है और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे टॉप लाइन पे बैठी हुई है। तो इस तरीके का कंपनी का रिटर्न्स है और मतलब रिजल्ट्स है। और करती क्या देख लीजिए, मैंने जैसा कि मैकमिलन पब्लिशिंग बोला तो एजुकेशन से रिलेटेड है और B2B लर्निंग और प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस देती है। एजुकेशन और रिसर्च के लिए कंटेंट सॉल्यूशंस, प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस, ई लर्निंग सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया। और इनफैक्ट आज अच्छा खासा नेगेटिव में खुला था बट उसके बाद से अच्छा खासा रिकवर भी कर रहा है। और उससे भी बढ़िया बात है, कंपनी ने काफी सारे एक्विजिशंस किए पास्ट में, जो कि अगर ऐसे एक्विजिशंस करते और कुछ कंपनी ने बाईबैक भी किया है तो ये सारी चीजों को देखते और प्लस मैंने देख रहा था कि मार्जिन भी अच्छे खासे नॉर्मल लेवल्स पे, ग्रोथ भी आगे आने वाली है और एपेक रीजन में इनका अच्छा खासा फोकस है। और अब 35-36% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 2.25% का डिविडेंड यील्ड, फिर 27-28% की प्रॉफिट की कैगर, इस तरीके का ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया और इनफैक्ट अच्छा खासा प्रोमोटर्स की होल्डिंग है जो कि पूरा हैंड्स चेंज हुए थे कुछ साल पहले ही और 68-69% डीआईज एफआईज भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे देखा जा सकता है और नीचे आने पे और स्टैगर्ड वे में बाइंग करे 3150 3190 के टारगेट के लिए। वैसे हाईज ये बनाया हुआ है 2995 के से आज स्टॉक सबसे कम करेक्टेड स्टॉक्स में से। जनरली हम इस समय पे ये बात करते हैं कि ऊपर से कोई 30% करेक्ट है, 40% करेक्टेड है, बट ये स्टॉक वैसा करेक्टेड नहीं क्योंकि कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है। तो मुझे लगता है ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। 3190 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए एमपीएस लिमिटेड पर आती हुई खरीदारी करने के लिहाज से। जैन साहब को है पसंद, 3150 और 3190 के रखे लक्ष्य और गिरावट में करें खरीदारी आराम से। आजकल जैन साहब नहीं बोलते इसलिए मैं ही बोल रहा था, ठंडा ठंडा करके खाएं। हाँ, चाहे मौसम सर्दियों का हो गर्मियों का हो, खाना ठंडा खाना ज़्यादा बेहतर है, ये जैन साहब का मानना है। बढ़िया है, जैन साहब एमपीएस पसंद करते हुए। आइए, बाजार में हल्की रिकवरी का मूड माहौल दिख रहा है और अगर मूड माहौल आपको निफ्टी में अभी भी अच्छा नहीं लगा कि 50 पॉइंट तो नीचे कौन सी रिकवरी, काय की रिकवरी, तो फिर आप जरा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को देख लीजिए। 200 पॉइंट नीचे वाला मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट ऊपर हो चुका है, स्मॉल कैप इंडेक्स जो 75 नीचे था 75 ऊपर हो चुका है। हमारी टीम बताएगी कितनी रिकवरी है आपके लिए एकदम तैयार। देखो निफ्टी की रिकवरी नीचे दिख रही है आपको, 73 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। रिकवरी फ्रॉम डे लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसेक्स की 168 पॉइंट की, सबकी दिखाइए, खटाखट 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 दिखा दी। हाँ, ओके। इसके अलावा निफ्टी बैंक की रिकवरी 150 पॉइंट की है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की रिकवरी देख लीजिए, ओह 550 पॉइंट, वंडरफुल। 1% नीचे से रिकवर हुआ है मिड कैप इंडेक्स, वेरी नाइस, कीप इट अप। और स्मॉल कैप इंडेक्स में देख लीजिए 190 पॉइंट, यानी 1.25%, 1.5% ये रिकवर होता है। शानदार रिकवरी आपके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आती दिखे। जैन साहब है कि चले गए? प्रसन्न होकर भेजते हैं जैन साहब आए तो आज भी मूड तो जैन साहब आपके लिए ही करवाए ये सब कुछ। देखिए प्रसन्न हो जाइए अब।
हाँ बिल्कुल अनिल जी, थोड़ा कनेक्टिविटी वीक था तो मैं थोड़ा थोड़ा अलग बातें कम किया, नहीं तो मैं स्टार्ट करता कि मिड कैप स्मॉल कैप। और मैं, आप कैसे अंतर्यामी की तरह मन की बात पहचान लिए और सोच लिए। मैं इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर कुछ कमेंट देना चाहता था, क्योंकि मैं कल देख रहा था जो इलेक्शन डेज के दिन, जो जून में इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन स्मॉल कैप इंडेक्स था 14,966 का लेवल बनाया था, और कल 14,976 के लेवल से स्मॉल कैप इंडेक्स घुमा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्मॉल कैप ने बॉटम आउट कर लिया, बट एक चीज है कि एक उस लो से अगर घूमता है तो एक डबल बॉटम बनाया टेक्निकली। क्योंकि अब देखिए मार्केट्स में जब फंडामेंटल्स काम नहीं करते तो आपके चार्ट के लेवल्स, पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली पे देखते हैं, फिर हम वीकली पे देखते हैं, फिर मंथली पे आते हैं। तो मैं मतलब वीकली पे आ गया था और मैं देखा था कि जो उस दिन के लोस थे वहां से गजब का बाउंस बैक कल मार्केट ने लिया। सो फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं किस तरीके का मार्केट रहता है। बट एक चीज जरूर है कि एक अच्छा स्टॉप लॉस बन गया स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। मिड कैप की मैं बात नहीं कर रहा, मैं स्मॉल कैप 100 की बात कर रहा हूं। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी ये जरूर है कि अच्छे सिलेक्टेड स्टॉक्स जो है वो आउट परफॉर्म तो करेंगे ही। जैसा आज मैंने अभी एमपीएस जो दिया जैन साहब के जेम्स में, ऐसे स्टॉक्स भी है मार्केट्स में, तो हमें बिल्कुल रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए। वो एक बहुत बढ़िया कहावत मैंने भी सुनी थी कि जब मार्केट्स अच्छे रहते हैं तो आपके बेट्स बड़े हो जाते हैं, रिसर्च छोटी हो जाती है, और मार्केट्स खराब हो जाते हैं तो आपकी रिसर्च बड़ी हो जाती है और बेट्स छोटे हो जाते हैं। तो अभी वही समय है जहां पे रिसर्च को आपको बहुत ज्यादा गहरी करनी है। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि सबका अपना अपना रिसर्च करने का तरीका है। कोई फंडामेंटल करता है, कोई टेक्निकल, कोई एफएनओ, कोई कुछ। सबको लगता है जो मैं कर रहा हूँ बेस्ट है ना, सबको लगता है, और लगना भी चाहिए, तभी उनका कन्विक्शन आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई भी बेस्ट नहीं है या कोई भी वर्स्ट नहीं है, अपना अपना कन्विक्शन है। टेक्निकल वाले को जो समझ में आता है वो उसके हिसाब से है। लेकिन बहुत कम एनालिस्ट ऐसे हैं जैन साहब की तरह जो सब कर लेते हैं। वो टेक्निकल भी करते हैं, फंडामेंटल मौका पर ले, डेरिवेटिव भी कर लेंगे, कमोडिटी करेंसी भी कर देंगे, तो मतलब ऑलराउंडर है। हाँ, तो मतलब जहाँ जिस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के हिसाब से आप रिसर्च करो। और वो अच्छी बात भी है, जहाँ जहाँ आपको लगे। जैसे बंसल जी भी कुछ कहना चाहे। जी बंसल जी। अनिल जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अनिल जी, सब कुछ मिलता है यहाँ जी बिजनेस में सिचुएशन के हिसाब से। अनिल जी अभी कुछ दिन पहले जब गोल्ड नेकलाइन तोड़ रहा था तो मैंने अलर्ट करा था। तो अनिल जी ज्ञान नहीं, अब नेकलाइन अनिल जी एक बड़ा अपमूव के लिए रेडी हो रहा है, एल्युमिनियम। तो सारे मतलब कि देश विदेश में जी बिजनेस देख रहे हमारे व्यूअर्स को अलर्ट कर रहा हूँ, एल्युमिनियम इज गेयरिंग अप फॉर अ बिग अपमूव, तो एल्युमिनियम पे नजर रखें। अभी आप देखिए ऑनेस्टली, जैसे बंसल जी है, बंसल जी का क्या काम हैंग सेंग के ETF रिकमेंड करने का। एग्जैक्टली 30-40% रिटर्न हैंग सेंग के ETF में निकल के आया। कई गोल्ड के ETF, ये सारे। तो ये है ना, इसका मतलब ये नहीं कि बंसल जी अगर ये बंधे रहेंगे मैं तो खाली चार्ट से देखूंगा जी, इसके अलावा मैं लाइफ में कुछ नहीं देखूंगा। करेक्ट। तो जहाँ से जो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी आती है वो हमारे दर्शक, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे दर्शकों के सामने इवनिंग बैंड के लिए बहुत अच्छा आइडियाज बंसल जी की तरफ से क्या। आया। वो काफी सारे टॉपिक्स नहीं बताते हैं इवनिंग बैंड में, किस पे आप हाँ वो, हाँ क्या क्या डिस्कशन करना है, वो तो दबाव बनाने की रणनीति है। जी कुणाल जी कुछ कह रहा है। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कभी भी एनालिस्ट को अनिल जी इस तरह स्टीरियोटाइप में नहीं करना चाहिए कि आप केवल फंडामेंटल देखते हैं, आप केवल टेक्निकल देखते हैं। जैन साहब की अच्छी बात अनिल जी ये है कि न केवल वो फंडामेंटल की बात करते हैं बल्कि टेक्निकल्स को देखते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं और उसका आदर भी करते हैं। तो अनिल जी बहुत जरूरी है कि जितनी भी विधाएं हैं सबका हम सम्मान करें। तो एज ए टेक्निकल एनालिस्ट फंडामेंटल एनालिसिस का भी पूरा रिस्पेक्ट होना चाहिए और उसी तरह से एनालिस्ट वाइस वर्सा भी होना चाहिए। तो सब मजबूरी है ना, किसी का अनादर कर ही नहीं सकते ना। जैन साहब की तो मजबूरी है, अनादर कर ही नहीं सकते क्योंकि सारी देखते ना। तो जैन साहब चाहते हुए नहीं कर सकते और काफी लोग बिना चाहते हुए भी कर देते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी देखिए, जैन साहब की सबसे बड़ी खूबी जो है ना अनिल जी, सबसे बड़ा टैलेंट जो है, इज 24 आवर 24 घंटे अनिल जी इज अवेलेबल फॉर हिज नियर एंड डियर वंस। अनिल जी कोविड के अंदर मेरे और अनिल जी कुणाल जी के एक मित्र जयपुर में एडमिट हुए थे अनिल जी, दिल्ली से जयपुर के अंदर। और मतलब कि जैन साहब इंश्योर्ड मतलब कि बात भी करी, उनकी फैमिली से भी बात करी। कोविड के समय अनिल जी जब लोग निकल नहीं रहे थे तो ही 24 आवर्स अवेलेबल अनिल जी। ऐसा नहीं है कि ऑन मार्केट टैलेंट है, ऑफ मार्केट भी अनिल जी काफी हेल्पफुल हैं, 24 घंटे अवेलेबल हैं ये। नहीं, ये तो क्वालिटी वाकई में प्रशंसनीय है क्योंकि आप लोगों के काम आते हैं, जेन्युइनली लोगों की चिंता करते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो चलिए बात में बात निकल गई। जैन साहब की मल्टी टैलेंटेड कैश, एफएनओस और
फंडामेंटल ये सारी चीज़ें तो है ही है। और स्पेशली एक चीज़ और है, जिन शेयरों पर रिसर्च वो